हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट में एक तरह से बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई है। हमास ने अचानक हमला किया, इजराइल को खबर ना हुई, और जब अचानक हमला हुआ, लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए गए, तो सामने इजरायली फौजी नहीं बल्कि हमास के लड़ाके खड़े हुए थे। कई शहरों में अब तक स्ट्रीट फाइट जारी है, इजरायली फौजों और हमास और भी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जिहाद इस्लामी और दूसरे ग्रुप्स भी मजबूती से लड़ रहे हैं। इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक 300 लोग मारे जा चुके हैं और यह तादाद 6 से 40, 40 से 100, 100 से 200 और फिर 300 हुई है। इसलिए यह तादाद अभी बढ़ सकती है। आखिर ये क्या वक्त था जब इजराइल और सऊदी अरब के बीच में नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी। अमेरिका मुसलसल कोशिशें कर रहा था कि ये किसी तरह से नजदीक आ जाए। ये सारे वाकयात किस तरह से हुए, इसको समझने के लिए मेरे साथ सईद नकवी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आज संडे है और ये बहुत ही खास प्रोग्राम है। कल की खबर आपने बहुत तफसील से देखी है। आज हम इस इंटरव्यू की शक्ल में डिस्कस करेंगे गहराई से कि आखिर ये इस वक्त क्यों हुआ, क्या इसका मकसद है। ईरान में सेलिब्रेशंस हैं और हमास कहते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है और ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है। कुछ हमास का ये भी बयान आया कि ये एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली है। ये भी बयान आया है कि इजराइल के खात्मे की तैयारी है, बहुत नजदीक है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप इस हमले को कैसे देख रहे हैं। इजराइल की तरफ से जंग का ऐलान हो गया, बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे वॉर कहा है। आमतौर पर किसी भी फौजी टकराव को कोई भी मुल्क वॉर जल्दी से नहीं कहता है, एहतियात करता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले रिएक्शन में इसे वॉर कहा है, जंग कहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? अब ये उन्होंने जंग कहा है तो फिर इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि अब दोनों तरफ से ठन गई और ये लंबी जा सकती है। जिस तक कि स्टेमिना है फलस्तीनियों के अंदर और इजरायलियों के अंदर, इजरायली स्टेमिना इजरायली पॉपुलेशन पे है, क्योंकि अब ये पॉपुलेशन में घुस के इन्होंने मारा है। अगर आपको याद हो 1976 में ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक अमेरिकन हवाई जहाज डाइवर्ट करके युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट पे उतार दिया था और वहां वो लोग फिर एंटेबी एयरपोर्ट के अंदर गोया नजरबंद कर दिए गए थे, रोक लिए गए थे और उनको गोया हॉस्टेज ले लिया गया था। उन दिनों में यही बेंजामिन नेतन्याहू के भाई मरहूम, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त, यानी आज तक वो एक मारकतुल खेज वाकया है कि इन सब के बीच में घुस के इजराइल ने उन सब लोगों को रिलीज करवा लिया जो कि ईदी अमीन की गिरफ्तारी में थे। ये एक अजीब और गरीब अजीब, उस पे बहुत सी फिल्में भी बनी। एक अजीब मौजज़ा था, वो समझा जाता था। अब ये देखिए कि वक्त की 76, 86, 96, 2006 भी बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है इन दोनों के बीच में। अगर आपको याद हो कि जब जो जंग हुई है 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल, और अब ये इन्होंने पलट दिया है मामला 2023 में कि न सिर्फ एक जगह, यानी आपने ये बॉर्डर क्रॉस कैसे किया। भाई अभी तक तो हम यही सुनते थे, मातम ये होता था कि 2 बॉर्डर क्रॉसिंग है, एक इजिप्ट की तरफ, एक अमान की तरफ, और उनमें से एक बंद हो जाता है, दोनों बंद हो जाते हैं, तो लोग एक बॉटल अप एरिया है जिसको कि गाजा स्ट्रिप 60 से हम सुनते चले आ रहे हैं। वहां इन्होंने इसको क्रॉस कैसे किया। अगर आपने वाटर स्पोर्ट्स देखे हैं समंदर के किनारे, तो वो एक छोटा सा जहाज एक रस्सी में बांध के वो
और उसको पैराग्लाइडर को ऊपर ले जाता है, और उसके बाद वो पैराग्लाइडर जो है वो अपने आप को छोड़ दिया जाता है, फिर वो ग्लाइड करके धीरे 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 नीचे आता है। पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया गया, मैंने तस्वीर देखी, उसका इस्तेमाल किया गया कि यानी ये समझ रहे हैं कि वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, और वहां जनाब आली उन्होंने उतार दिए उसके पिछवाड़े इजराइल के, और बाकायदा सवेरे का वक्त अलसबा वो लोगों ने जाके दस्तक दी, लोग समझे भाई कि हमारी फौजी आई होंगी, और उन्होंने दस्तक दी, दरवाजे खोले तो वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस तो नहीं थी, वो तो जनाब फलस्तीनी फोर्सेस थी, और उन्होंने लोगों को घेरना शुरू किया, और घेर के कहते ये हैं, यानी 23 पॉइंट्स पे इस किस्म के वाकयात अभी तक रिकॉर्ड हुए, ज्यादा हुए हों कम हुए हों वो आगे पता चलेगा। 23 दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं, यानी 23 पॉइंट्स पे आपने लोगों को घेर के उनको हिरासत में ले लिया, उनको आपने बंद कर लिया और ले जाके पहुंचा दिया। अब सवाल, सबसे अहम बात जो है वो ये नहीं है कि 50 मरे कि 100 मरे या 300 की डेथ हो गई। सबसे अहम बात यह है कि इजरायली फौजें और इजरायली ऑफिसर्स जिनकी की तादाद अभी मुअय्यन नहीं है कि वो कितने होंगे, वो इनके हाथ में आ गए हैं। अब इन लोगों को अगर ये उन जगहों पे रखें जहां पे कि इजरायली अटैक्स होते हैं ज्यादातर, तो अब इसके मानी क्या है? गोया तो एक डिटेरेंस हो गया। ये आगे देखने वाली चीज है कि इन लोगों को ये कहा, मैंने सुना ये कि कहीं कुछ छीना झपट हुई है और कुछ लोग निकाले भी गए, लेकिन चलिए एक जगह अगर निकाल लेंगे तो ये 23, 24 और कितने हैं हम जानते नहीं। तो एक तो ये ऑडेसिटी जो है इसकी, वो इस सब के पीछे एक तंजीम है। इस तंजीम के ऐसे ही ग्रुप्स इस तरह के काम नहीं करते। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मिलिट्री जीनियस है कासिम सुलेमानी का, जिसने कि बजाय इसके कि वो टेररिज्म के को फरोग दे, उसने एक डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री दस्ते उस पूरे इलाके में चारों तरफ तैयार करके रख दिए, जो कि यानी उसका नतीजा ये हुआ कि यमन की जंग ये यमनी जीत गए, हूतीस जीत गए, यानी वहां का अब पीस हो गया। इसी तरीके से उसने तमाम जगह, अब मुझे याद आता है 2006 की जंग, सारी दुनिया में देखिए उनके पास एक चीज है जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो है आला यही पब्लिसिटी का और मीडिया का। यानी 2006 की जंग हर एक जानता है कि उसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल को दौड़ा दिया था, यानी वो वॉर हिजबुल्लाह के फेवर में गई थी, लेकिन मीडिया ने दुनिया के ये इस बात को आगे नहीं आने दिया। मैंने इसलिए किया कि मैंने फिर उसके बाद जाके यहाँ बैरूत में मैंने लोगों से पूछ पाछ के पता चलाया था। उन दिनों में रॉबर्ट फिस्क जिंदा थे, जो कि बिल्कुल उनसे ज्यादा ईमानदार मेरे ख्याल में समझता हूँ वेस्टर्न जर्नलिस्ट वहां नहीं था वेस्ट एशिया में। बहरहाल क्या हुआ उसमें ये हुआ, याद है आपको कि एक इनका टैंक था जो कि बिल्कुल इनविंसिबल था। वो जनाब इन लोगों ने क्या किया कि वो टैंक की एक ऐसी वल्नरेबल पॉइंट, यानी अगर आपको वो किस्सा मालूम हो उसका डेविड एंड गुलायत का, कि उसमें ये कि उसकी जान उसके एड़ी में थी कि अगर उसकी एड़ी में मार दो तो वो जायंट गिर जाता था, और तो गोया उसके नीचे कहीं पेंदे में कोई एक सुराख था कि वहां अगर उसको उड़ा दो वो सब उड़ाया गया।
तो इन लोगों ने, देखिए मरता क्या ना करता, दूसरे साथ साथ इनके पास टेक्नोलॉजिकल नोहाव है। इसमें एक कहानी, इसको इससे कोई बईद नहीं है, इसको ये बिल्कुल सही बात है कि ईरान का सहारा इस पूरे इस खित्ते में बहुत बड़ी चीज है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मसलन हिजबुल्लाह बैठा हुआ लेबनान में, वो चीजें उसके पास हैं, उसके पास ज़हानत है। मैं हसन नसरुल्लाह को बहुत ही इंटेलिजेंट लीडर समझता हूं, लेकिन जो चीजें फराहम हैं जो उनके पास है, उसमें इसराइल ईरान का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब की ये नहीं है, यानी अब की एक जंग, ये जंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इसमें हिजबुल्लाह का नाम अभी तक नहीं आया है। अभी तक यह है कि साहब गाजा से इतना बड़ा रिएक्शन हो गया, यानी 5,000 कम से कम और 7,000 ज्यादा से ज्यादा मिसाइल गए हैं, और उसमें कितने मरे हैं कितने नहीं मरे, अब ये उसमें भी फिगर्स जो हैं वो उसकी कैपेसिटी और इजराइल की ज्यादा है कि वो जो फिगर दे देगा वो ही फैलेगी। तो बहरहाल अभी फिगर्स ये है कि 300 के करीब है। मुझे ऐसा लगता है ये फिगर आगे बढ़ेगी। उसमें इजरायली कितने हैं, फलस्तीनी, जाहिर है फलस्तीनी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने फिर वो अब कार्पेट बॉम्बिंग करेंगे, लेकिन अब ये पूरा बैलेंस ऑफ पावर जो उस इलाके में वैसे ही दरहम बरहम था, वो अब और ज्यादा, अब वल्नरेबिलिटी जो इजराइल की, देखिए इजराइल की एक्सेप्शनलिज्म, ये दो मुल्कों के एक्सेप्शनलिज्म की बात हिस्ट्री में की गई है, मॉडर्न हिस्ट्री में। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म यानी सारे दुनिया के रूल्स और लोगों के लिए अलग, हमारे लिए अलग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सबके लिए, हमारा आदमी उसमें नहीं जाएगा। और वैसे ही इजरायलियों के लिए था कि साहब ये एक्सेप्शनल है, इनके पास कुव्वत बहुत है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है उस एरिया में, लिहाजा इनसे कोई आंख में आंख गाड़ के इनसे लड़ नहीं सकता कोई। मैं उसी पर आने जा रहा था नकवी साहब। अब तक जिस तरह से दुनिया के सामने इजराइल का प्रोजेक्शन हुआ, मैं प्रोजेक्शन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो हालात अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं वो बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं। तो जो प्रोजेक्शन था, जो आप अक्सर कहते हैं कि मीडिया के जरिए जंग लड़ी जाती है, मीडिया के जरिए ताकत बताई जाती है, तो वो जो इनविंसिबल इजरायली फोर्सेस थी, उनकी क्या ये समझा जाए हवा निकल गई? क्या ये समझा जाए कि अब जिस तरह से ईरान ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज इन सभी फोर्सेस को पहुंचाई हैं, और कहीं कहीं हथियार भी पहुंचाए हैं, वो खुल करके कहता है, वो तो ये कहता है कि इजराइल के खिलाफ जो भी लड़ रहा है उसके साथ हमारी हमदर्दी, हमारी मदद शामिल है, हम उसके लिए तैयार हैं। अब इस तब्दीली में अब इजराइल को आप कहां देख रहे हैं? क्या जान बचेगी या जान जाएगी? इस जंग के असरात क्या होंगे? आप अच्छा, आज भी एक उनका 1973 में उनका एक त्योहार होता है योम किपुर, बहुत अहम त्योहार है, और आज भी इनका कोई उससे कम लेकिन कोई त्योहार था जिस दिन की ये अटैक हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से मुशाबे और भी एक वजह से है, क्योंकि 1973 में जब ये अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, योम किपुर वॉर, वो 73 वॉर भी कही जाती थी। अगर वो अरब जीत ना गए होते तो क्वाड्रुपलिंग ऑफ अरब ऑयल प्राइसेस क्यों होता? यानी उसके बाद अगर आपको याद हो एक बहरान आया था, और लंदन अगर आप गए हो उन दिनों में, तो लंदन के अंदर जनाब अली मार्क्स एंड स्पेंसर अरबिक में, यानी ब्रुक ब्रदर्स अरबिक में, और जो होटल थे वहां के सवॉय और डॉर्चेस्टर और इस किस्म के जितने होटल थे वो सब
शेख्स ऑफ अरबी ने जाके ऑक्यूपाई कर लिए थे, बेपनाह दौलत थी और सब आपको जगह नहीं मिलती थी होटलों में, बड़े होटलों में, नीचे नीचे आप रह ली थी। तो उसके बाद एक रिएक्शन हुआ, यानी उसके बाद ये हुआ कि भाई अगर आपको याद हो तो उसकी वी.एस. नायपॉल की किताब अमंग द बिलीवर्स उन्हीं दिनों में लाइक इन्होंने पूरा इस यहूदी पब्लिशिंग वर्ल्ड ने 2 किताबें उस वक्त ऐसी निकाली। एक ये यानी करोड़ों रुपए का एडवांस देके सलमान रश्दी से सैटेनिक वर्सन लिखवाई गई, जिसका कि नतीजे में एक खलफशार पैदा हुआ। तो एक अजीब और गरीब ने उसका असर ये हुआ कि जनाब अली यहाँ के केरला के, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके असरात क्या हो सकते हैं वो सोचने के लिए कि केरला के, आपको याद हो उससे पहले हिंदुस्तानी इतनी ज्यादा खपत नहीं थी जीसीसी कंट्रीज में, एकदम से इन्फ्लेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दौलत आई। दौलत क्यों आई? कि वो जंग जीते और उसके बाद वो पेट्रो डॉलर्स जो है वो बढ़े, जिसकी वजह से केरला से लोग फिर और जगह से लोग जाने लगे और वहां बस से वहां से रेमिटेंसेस आने लगी। उसके बाद फिर वहां एक मकान बनने लगे जिनको कि वो कहते थे दुबई हाउसेस। अगर आप जाइए कोचिंग मैं बीच में आपको रोक के पूछ रहा हूं, क्या आप जो 1973 की अरब इजराइल जंग थी जिसके बारे में, हाँ 1973, उसकी उस जंग के बारे में ये नैरेटिव है वेस्टर्न मीडिया के जरिए जो दिया गया है कि अरब उसमें हार गए, आप उसमें कह रहे हैं कि अरब जीत गए। अरे अरब ने दुनिया बदल दी। उसके बाद फिर ये इस्लामिक टेररिज्म और दुनिया भर की चीजें इन्वेंट हुई ताकि डिमोनाइज किया जाए मुसलमानों को, जो कि शेख्स ऑफ अरबी इस्लाम द एंटी क्राइस्ट हैड एंटर्ड द सिटाडेल। अरे भाई लंदन टेकन ओवर बाय देम। आपको हैरत हो गया अगर उन दिनों की तस्वीरें मंगाइए कि वहां लंदन में तमाम बोर्ड जो थे वो अरबिक में। तो एक मुसीबत आ गई थी और मालूम हुआ कि स्कॉटलैंड यार्ड जहां पे है वो जमीन अरबों की है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सी चीजें हुई। तो अच्छा अब इसका असर क्या होगा? देखिए कुछ तो छोटे असरात हैं जो कि सामने के हैं हमारे आपके। मसला ये कि अमेरिका और ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी औने पौने इनकी मंगनी हो जाए और ब्याह हो जाए रियाद का और जेरूसलम का। वो तो शादी का पंडाल अभी जल गया मेरे ख्याल में, और अभी कुछ दिनों के लिए तो वो ना होगा। उसकी उजलत क्या थी? उजलत ये थी कि इस इलाके में अमेरिका का बिल्कुल पांव यानी यहां से हट गया था, उसकी छत्र छाया यहां से खत्म हो गई थी। एक तो ये पहलू था, और दूसरा पहलू ये था ये जो उन्होंने ये पैरेलल टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना की जो है उससे पैरेलल हिंदुस्तान के स्तर पे ये तमगा लगा के ये क्राउन पहना के कि साहब अब आप से एक सोता, जैसे शिव जी की जटाओं से गंगा निकली है वैसे ही आपके जटाओं से ये एक नई ये रोड और बेल्ट इनिशिएटिव जो कि अरब इजराइल होती हुई तमाम कायनात में और वेस्ट वगैरह जाएगी, वो प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। क्योंकि अगर ये मूड हो गया, अच्छा इसका असर अरब वर्ल्ड में क्या है ये देख लीजिए कि भाई अरब रिजीम्स खामोश हो सकती हैं अरब, लेकिन अरब स्ट्रीट में तारीफें, जहां पे रिजीम और लोग हमवार हैं एक दूसरे पे रिश्ता। मसलन ईरान में तो वो शब बारात हो रही है, वहां तो एक हलवे बट रहे हैं और वहां तो तारीफें हो रही है, बाजे हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं। तो इस तरह के हालात मेरे ख्याल में किसी हद तक
लेबनान में भी दिखाई दे शायद, लेकिन और जगह ये हो रहा है कि नहीं, वो अलग अलग गुटों में हो रहा होगा। लेकिन अच्छा, अब मैं नकवी साहब एक चीज पे जरा आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, दो नजरिए हैं। एक तो इजराइल को मजबूत करने का, अरबों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का अमेरिका की कोशिशों का सिलसिला है। दूसरी तरफ ईरान एंटी इजराइल जितनी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने का। इसके अलावा इराक में हजदल शाबी, यमन में हूथी, इन सारे ग्रुप्स को मजबूत करने का काम भी ईरान कर रहा है, और ईरान के नजरिए के ही साथ साथ वो पैरेलल ताकतें चल रही हैं। अब जो इतना बड़ा झटका लगा इजराइल को, इस झटके से महज 5 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि जो मुल्क, अरब मुल्क इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, वो एक, उन्होंने यूरोपियन मुहावरे का इस्तेमाल किया कि ये हारने वाले घोड़े पर दांव लगा रहे हैं। ये बात उन्होंने कही। उससे पहले वो 2015 में कह चुके कि 25 साल आइंदा नहीं देख सकेगा अपने वजूद के। अभी 4-6 महीने पहले उन्होंने कहा कि जब से ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर जो कुछ वहां हो रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें लगता है कि हमारी पहले वाली बात जो है उससे भी पहले इनको जल्दी है, ये जल्दी जाएंगे। तो इस किस्म के इशारे बार बार आ रहे हैं कि इजराइल के वजूद को खतरा है। अब आप क्या देखते हैं कि अगर सऊदी अरब से या अरब मुल्कों से ताल्लुकात नहीं बढ़ते और अमेरिका के पैर उखड़ रहे हैं इस इलाके से, इजराइल कितना मजबूती से जमा रहेगा? इजराइल के अंदर बेपनाह खलफिशार है, यानी जो अल्ट्रा राइट, जैसे हम लोग एक जमाने में ये नहीं सोच सकते थे कि योगी आदित्यनाथ किस्म का आदमी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, वो बन गया। अब वहां पे योगी आदित्यनाथ के वालिदैन इनके नेतन्याहू साहब के गोया कोalition को संभाले हुए हैं। तो इतना एक्सट्रीम चला गया है, जो कि जाहिर है वहां के पॉपुलेशन के मंशा के खिलाफ है। देखिए, वहां बहुत समझदार लोग भी रहे थे। हम मिले हैं, योसी बेलिन, एक उनका लेबर पार्टी का लीडर। आप बात करिए, हाँ ये है कि इजराइल के वजूद की बात ना करो, वरना उससे हर तरह की बात हो सकती थी। अरे साहब, बातें तो शिमोन पेरेस से हो सकती थी, वो इन सबसे मैं मिला हूं। और उससे बेहतर अगर कोई जिसपे यकीन किया जा सकता था, वो था रबीन। इसीलिए वो मार दिया गया, क्योंकि वो वाकई में सचमुच पीस की तलाश में था इनके फलस्तीनियों से। उसी के जमाने में ये ऑस्लो अकॉर्ड वगैरह की बात हुई, तो बहुत आगे था वो, और बहुत ईमानदार आदमी था। अरे देखिए, ईमानदारी की बकौल गालिब के मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। तो वो हो सकता है कि गलत चीज पे उसका ईमान हो, लेकिन उसका ईमान मुस्तहकम था। आपने ये बात थोड़ी सी क्लियर कर दी। और ईमान, वो आमतौर पे जो हमारे देखने वाले हैं वो शायद आपसे इस पे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन आपने वो क्लैरिटी कर दी। नहीं, मैं एक चीज और कह रहा हूं। देखिए, ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने एक नजरिया दिया इस पूरे इलाके को, पूरी दुनिया को। 2 बातें उन्होंने कही। एक तो ये कि अमेरिका ग्रेट शैतान है, बड़ा शैतान है। दूसरे, इजराइल को कहा शैतान बुजुर्ग। दूसरे, इजराइल को कहा कि ये नासूर है इस इलाके में, इसका खात्मा जरूरी है, इसे हम मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करते। अब इस 40 साल 45 साल के सफर में, इनकलाब के बाद में जो ये तब्दीलियां आई हैं, जो हिजबुल्लाह मजबूत हुआ, हमास, जिहाद इस्लामी, और अब तो लॉयंस डेन और किस किस नाम से ग्रुप्स आ गए, और वो मजबूती से एक साथ बता रहे हैं अपने आप को। जिस तरफ ये सारे वाकयात बढ़ रहे हैं, ये किस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा? चूंकि देखिए,
एक तरफ तो साफ नजरिया है कि ये खत्म होने वाला है, ये टिक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ वो जो आपने अमन की बात कही कि कुछ लोग अमन चाहते थे इजराइल के, क्या अमेरिका के मीडिएशन के साथ 80s में 90s में जो पीस टॉक्स हुई, क्या कभी 1 इंच जमीन भी फिलिस्तीनियों को मिली? क्या टू नेशन थ्योरी का जो वादा किया गया उस पर वो टिक पाया इजराइल? अब वो हमेशा वादे हुए और कोई वादा पूरा नहीं किया गया। अब कैसे भरोसा कुछ किया जा सकता है किसी भी इजरायली वादे पर? वो तो भरोसे की बात तो छोड़िए, लेकिन जो एक इनहेरेंट वीकनेसेस है इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो और ज्यादा सामने आया हो गई हैं और ज्यादा खुल के वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि देखिए, लोग दुनिया के यहूदी इजराइल इसलिए गए थे कि एक तो हिटलर ने 1938 से 40s तक 45 तक एक क़यामत बर्पा कर दी थी जर्मनी में, पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में और तमाम जगह। तो एक तो उससे घबरा के ये हुआ कि साहब इनको एक इनका होमलैंड दिया जाए। होमलैंड गलत था। कदाफी तो कहता था कि भाई इनका होमलैंड इनको देना है तो तुम एल्सेस और लोरेन में क्यों नहीं दे देते हो, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच का था। वो कहता है वो खुल के, इसीलिए नहीं है अब वो। तो ये इन लोगों ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि अब हम किसी न किसी सूरत से उस प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे, लेकिन वो घटता ही चला जा रहा है। और अब ये लग रहा है, देखिए क्या था कि तमाम यूरोप से लोग, यूरोप से देखिए दो पहलू और हैं, यूरोप से भी लोग गए और जो कि अशकनाजी यहूदी कहलाए, यानी जो कि गोरे थे, और एक सेफारडिक जूस थे, वो जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका से गए, जो कि मोरक्को से गए। मुझे याद है कि अगर जेरूसलम के अंदर बहुत से यहूदियों के घर थे जहां किंग हसन द सेकंड, यानी इन किंग के वालिद, उनकी तस्वीर लगी होती थी, क्योंकि उन्होंने इनके साथ सुलूक बहुत अच्छा किया था जब ये सब के सब अंदलूस और स्पेन से निकाले गए थे 1492 में। ये है। तो ये तमाम लोग इजराइल आए थे। अब हो ये रहा है कि एक पीसफुल जगह होने वाली थी, यहाँ हम लोग दुआएं पढ़ेंगे, यहाँ वेलिंग वॉल पे जाके हिल हिल के तोरा पढ़ेंगे हम लोग, वो हो नहीं रहा है। एक तो मुस्तकिल जंग, एक जंगजू कुव्वत है, और जंगजू कुव्वत वो भी अब ऐसी हो गई है कि जिसके ऊपर हमले हो सकते हैं। तो अब देखने की चीज ये है कि वहां से कितने हवाई जहाज भरे हुए बाहर जा रहे हैं, यानी कितना इजरायली इजराइल को छोड़ के और जहां से वो आया था वहां जाने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा है? मेरे ख्याल में ऐसा हो रहा होगा। एक जमाने में तो बाकायदा जो यूनिवर्सिटीज थी अमेरिका की, मैं तो खुद चश्मदीद देख चुका हूं, प्रिंसटन में कितने ही लड़के बहुत तेज जहीन, वो सब बाकायदा खुलेआम उनको तालीम दी जाती थी, और ये कहते थे कि हमको यहाँ थोड़ी करना है काम, हम तो अपने वतन जाएंगे जो कि इजराइल है। यानी बाकायदा अमेरिका के आईवी लीग कैंपसेस इन लोगों को ट्रेन करते थे। तक अनस्टेटेड वो एक स्टेट था अमेरिका का, लेकिन वो घटता चला गया। अब वो लायबिलिटी बन गया है। किस वक्त वो उसको अमेरिकन कैपिटलिज्म रिजेक्ट कर दे, इजेक्ट कर दे, इसका कोई यकीन नहीं है, क्योंकि वो उसके मूड बदलते रहते हैं अंदाजे खूफी और शामी। तो वो ये किसी हद तक अब वो बहुत ही वल्नरेबल जगह पे है। उसको अब इस वक्त बाइडेन के ऊपर एक प्रेशर है कि भाई अपने इलेक्शन से पहले
इनको किसी तरह से तो मजबूत रखो। तो अब वो क्या करेंगे देखने की चीज है। ये हुई है, ये जो अभी एक्शन हुआ है इसके रैमिफिकेशंस बहुत हैं जो हमें और आपको अभी नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने 1973 योम किपुर वॉर का तस्करा किया, उसके असरात कितने हुए थे ये उससे बड़ा धमाका है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। ये ऐसे वाकयात हुए हैं जिस पर आपसे बात करना बहुत जरूरी थी, और हमारे दर्शक भी मिडिल ईस्ट की, वेस्ट एशिया की खबरों को हमारे चैनल से एक्सपेक्ट करते हैं, और बहुत लोग बहुत तफसीलात जानना चाहते हैं। आपने काफी तफसीलात, बैकग्राउंड, मौजूदा हालात, इस सब पर रोशनी डाली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।